की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जाने हैं जनन। जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नाम से आपको पता चल रहा है, री का मतलब होता है पुनः, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी पुनः उत्पन्न करने की क्रिया। तो ये जो पुनः उत्पन्न करने की क्रिया आप लोग देख रहे हैं, ये सभी जीवों में पाई जाती है। ये सभी जीवों में पाई जाती है। ये एक मुख्य लक्षण है जीवों में पाए जाने वाला। इस मुख्य लक्षण के कारण ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, है ना। चाहे वो पौधा हो, है ना, चाहे वो पौधा हो या कोई जंतु है, उसमें ये क्रिया होती रहती है। पौधा हो और जंतु, सब में ये क्रिया होती है। अपनी संख्या में ये वृद्धि करते हैं, और ये वृद्धि करते हैं, ये संख्या में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। तो यहाँ जनन की परिभाषा लिख सकते हैं, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपनी संख्या में वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है जीवों में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। अब ये जनन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इस चैप्टर में इसमें जानेंगे। तो अगर बात करें धरती पे, है ना, धरती पर जब जीवों का विकास हुआ, उस समय से लगातार ये जनन की क्रिया चलते रहती है। जनन की जो क्रिया होती है चलते रहती है। आप देखते होंगे कि जो कोई भी जंतु होता है, कोई भी पौधा होता है, उसके तरह के भिन्न भिन्न, है ना, उसी तरह का और सारा भी पौधा वहाँ, है ना, जनन प्रक्रिया द्वारा जन्म लेते रहता है। तो यानी कि ये अपने नए संतान को जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये सभी जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन जैसे अगर विभिन्न जैव प्रक्रम की तरह, जैसे जैव प्रक्रम कहने का मतलब जैसे श्वसन था आपका, ठीक है, श्वसन था, पाचन, है ना, श्वसन था, या बहुत सारी क्रियाएं थी ना, श्वसन था, उत्सर्जन था, ठीक है, इस तरह की जो जैव क्रिया है ना, उत्सर्जन था, इन सब तरह की जैव क्रियाओं जैसा ये जीवित रहने के लिए ये दोनों बहुत आवश्यक है। श्वसन है, उत्सर्जन है और शोषण है। ये सब सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये सारी क्रियाएं हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, लेकिन जनन जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन संतान वृद्धि के लिए ये आवश्यक होता है। यानी कि अपने ही तरह के जंतु के जन्म लेने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये होगी, है ना, जीवित रहने के लिए आपके आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने ही तरह के संतान के सृजन के लिए ये जरूरी होता है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं ये किस तरह से होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जनन क्रिया द्वारा जो होते हैं, ये जनन क्रिया द्वारा कोई भी जंतु होता है, जीव जो होता है, वो अपने ही तरह के भिन्न जीव को, है ना, अपनी तरह के जीव का सृजन करता है, उनको उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने ही तरह के नए जीव का सृजन करता है, लेकिन वो देखने में समान होते हैं, है ना, लेकिन बहुत तरह से किसी ना किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें जीवों की, तो जीवों की जो मूल संरचना होती है, उसकी कोशिका होती है, वो कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, और कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो आपको बता दें कि कोशिकाओं में आप पढ़े हैं 9th क्लास में, कि केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक के भीतर दो चीज रहता है, डीएनए एवं, है ना, प्रोटीन से निर्मित गुणसूत्र होता है। यानी कि डीएनए होता है और गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र किसका बना होता है, तो गुणसूत्र आपका, गुणसूत्र जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक, तो ये जो होते हैं, ये गुणसूत्र, ये आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, है ना। ये किसके वाहक होते हैं, तो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जो है ना, जो संतान पैदा होगा उसमें चला जाएगा, उस पीढ़ी में चला जाएगा। तो जंतुओं के लिए आवश्यक भिन्न प्रकार का प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना, उस निर्माण का संदेश भी डीएनए में ही होता है। जो हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में कहिए या जंतुओं के जो शरीर में प्रोटीन का जो निर्माण का संदेश भी किसमें होता है, डीएनए में ही होता है ना। है ना, किसी कारणवश अगर डीएनए में मिलने वाले, है ना, जो संदेश होते हैं, उसमें अगर भिन्नता आ जाएगी,
भिन्नता आ जाएगी, और उस भिन्नता के कारण क्या होगी कि जो शारीरिक रचना होगी उस जीव की, उसमें भी भिन्नता आ जाएगी। कहने का मतलब जो ये आनुवांशिक गुण है, ये आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, लेकिन उसके डीएनए में कुछ संदेश, डीएनए के संदेश में अगर कुछ भिन्नता आ जाएगी किसी कारणवश, तो उससे जो जीव जो उत्पन्न होगा उसकी शारीरिक रचना में भी भिन्नता पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि जंतु जो भी होंगे, है ना, जो जंतु होंगे उससे उत्पन्न होने वाली जो जीव होंगे, जंतु होंगे, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इस विभिन्नता का महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि विभिन्नता का क्या महत्व है। जैसे मान लेते हैं कहीं का वायुमंडल जो है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे वायुमंडल का जो तापक्रम है, वायुमंडल का जो तापक्रम है अचानक से कम हो जाता है। जब अचानक से कमी आ जाएगी, इसमें तापमान में कमी जो आएगी, तो उसमें जो रहने वाले जीव होंगे, उस वायुमंडल में जो वहां रहने वाले जीव हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अनुकूल प्रतिकूल, है ना, उनके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है। लेकिन वही जब ये वायुमंडल का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम हो, क्या हो, वो धीरे धीरे कम हो, तो जब धीरे धीरे उसमें कमी आएगी, तो ये अपने साथ, है ना, जब धीरे धीरे परिवर्तन होगा तो वो अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूल, उसी वातावरण के अनुकूल अपना बदलाव कर लेते हैं, है ना, अपने आप में बदलाव कर लेते हैं, ताकि उस वातावरण में ये आसानी से उसमें रह सके, है ना। ये अपने आप को, अपने शरीर को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं, उसी के अनुकूल उसे बना लेते हैं, जिसके कारण वो उस वातावरण में रह सके। और इसके कारण क्या होगा कि उनके शरीर में भी, उनकी, है ना, उनके शारीरिक रूप में भी, है ना, उनके बनावट में भी विभिन्नताएं एकत्रित होने लगेंगी, जो आगे चल के कुछ पीढ़ी के बाद देखने को मिलेंगी, है ना। कुछ पीढ़ियों के बाद क्या होगा कि उनका नए, है ना, कुछ पीढ़ियों के बाद क्या होगा, तो कुछ पीढ़ियों के बाद उनमें नई प्रजाति दिखेगी, है ना, उनमें एक नई प्रजाति का जन्म होगा, नई जाति का जन्म होगा। ठीक है, तो ये क्रिया चलते रहती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि विभिन्नता का क्या महत्व है, तो देख रहे हैं कि ये आगे चल के नई जाति का उद्भव हो जा रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि किसी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में विभिन्नता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यानी कि विभिन्नता का बहुत ही ज्यादा महत्व है किसी जाति का अस्तित्व बनाए रखने में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनन के प्रकार में। तो जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीके से संपन्न होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक को कहते हैं एसेक्सुअल और इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ विशेषताएं हैं, इस प्रकार से हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस चीज को चैप्टर में भी हम लोग समझेंगे। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। एक व्यष्टि कहने का मतलब होता है कि इसमें एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेता है। ठीक है, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेते। देखिए, शुक्राणु और अंडाणु की बात करें तो नर युग्मक होता है शुक्राणु, ठीक है, जो जनन की क्रिया करते हैं, है ना, वो नर युग्मक जो होता है शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो होता है अंडाणु। तो इसमें इनमें से कोई भी भाग नहीं लेता है। इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में के बाद जो संतान पैदा होता है वे आनुवंशिक गुणों में ठीक ठीक अपने जनकों के समान होता है। ठीक है, ये अपने जनकों के ठीक ठीक समान होगा, इसमें भिन्नता नहीं आती है। अलैंगिक जनन जब होगा, इसमें जो नया पीढ़ी आएगा, जो नया संतान आएगा, उसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी। इस प्रकार के जनन से ज्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये जो जनन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में और जल्दी ही जनन की, अपने संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं में जिसके शरीर जटिल नहीं होते हैं, यह जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति करता है। ठीक है, यानी कि ये कैसे में पाया जाता है, जो निम्न कोटि के पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, जैसे अगर हम बात करें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, इन सब में ये क्रिया होती है। ठीक,
इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। निषेचन एक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें जानेंगे निषेचन क्या होता है। निषेचन एक प्रक्रिया होता है जिसकी तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि युग्मकों का संलग्न नहीं होता। इसमें युग्मक जो होते हैं उनका संलग्न नहीं होता है, वो जुड़ते नहीं एक दूसरे से फ्यूजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही एक दूसरे से संलग्न होने की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का जो संलग्न होने की जो प्रक्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है। आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ना शुक्राणु ही भाग लेता है ना अंडाणु ही भाग लेता है, तो जब वो एक भाग ही नहीं लेते हैं तो संलग्न भी नहीं होंगे और ना ही निषेचन की क्रिया होगी। तो अब देखते हैं अलैंगिक जनन की कितनी सारी विधियां होती है, उनके कुछ विधियों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला बात करें तो पहला जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग विखंडन के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्यूजन कहा जाता है। विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे करते हैं? तो विखंडन प्रक्रिया द्वारा ही जनन करते हैं। जैसे जीवाणु की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल है ना, युगलिना आदि, ये सब जो होते हैं विखंडन द्वारा ये क्या करते हैं? अपने नए संतान का उत्पन्न करते हैं, है ना। समांतर विखंडन की दो प्रक्रिया से संपन्न होती है। एक होता है द्विखंडन, ठीक है, और एक होता है बहुखंडन। नाम से पता चला है द्विखंडन मतलब दो खंडों में, दो भागों में, यानी बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। बहुखंडन मतलब मल्टीपल फ्यूजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विखंडन। द्विखंडन या द्विविभाजन मतलब दो भाग में बढ़ जाना, बाइनरी फ्यूजन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये क्या होती है? तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है उसे द्विखंडन या द्विभाजन कहते हैं, है ना। एक व्यष्टि द्वारा, यानी कि देख रहे हैं ये अमीबा का चित्र है, ये अमीबा है, इसमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक जो है इलोंगेटेड थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, और फिर आगे ये देखिए टूटकर फिर ऐसे दो संतति बना गया, इनके दो संतान का जन्म हो गया। ये दोनों अमीबा देख रहे हैं ना एक ही जैसे। तो देख रहे हैं संरचना में आपको बताए थे कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होगा वो उसमें आनुवांशिक गुण जो होंगे वो पूरे अपने पैतृक जैसा हो गई। ये देख रहे हैं ना, इसका जो है ना पैतृक जो है इसी से इसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है ना। इसमें कोई भी इसमें भिन्नता आपको नहीं दिखेगी, ठीक। और ये जल्दी ही होता है, आपको बताया ना कि अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है बहुत ही जल्दी होती है। तो यहाँ से आप द्विखंडन देख लिए। अब चलते हैं हम लोग बहुखंडन की बात करते हैं। बहुखंडन की बात करें यानी बहुविभाजन यानी मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टि की उत्पत्ति करता है उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये भी स्ट्रक्चर दिया गया है अमीबा का ही। तो इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि कुछ जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, उनके शरीर पे, है ना, उनके शरीर पे चारों ओर एक कड़ी, है ना, कड़ी भित्ति के रूप में एक आ जाता है जिसे कड़ी भित्ति का निर्माण होता है जिसे पुट्टी कहते हैं, जिसको पुट्टी कहते हैं, है ना, पुट्टी कहते हैं। ये बाहर से देख रहे हैं ना, पुट्टी कहा जाता है। इस भाग को ऊपर जो है ये कड़ी परत को पुट्टी कहते हैं। तो बाह्य भित्ति मतलब जो बाहर की तरफ है और मध्य भित्ति जो बीच में होगा, ठीक है। अब इस पुट्टी में क्या होगा कि इसके अंदर कोशिका का विभाजन हो लगा। अंदर देख रहे हैं है ना, केंद्रक है और इसके केंद्रक जो होंगे आगे विभाजित होंगे, सॉरी केंद्रक जो होंगे इसके अंदर विभाजित होंगे। अंदर जो है छोटे छोटे केंद्रक है वो केंद्रक विभाजित हो जाएंगे और ये विभाजित होकर प्रतिकूल वातावरण में, अनुकूल वातावरण में ये क्या होंगी, ये पुट्टियां फट जाती हैं। ये पुट्टियां क्या होंगी, फट जाएंगी। जैसे यहाँ देखिए चित्र में दिखाया ये फट गई है और ये फट के ये संतति अमीबा है, इसमें बहुत सारे अमीबा है ना, देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे अमीबा का निर्माण कर देते हैं। तो ये बहुविभाजन का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे संतान को जन्म देना अपने ही प्रकार के, ठीक है। दूसरा है आपका मुकुलन, है ना, मुकुलन को कहते हैं बडिंग, ठीक है। मुकुल का मतलब होता है बड, कली, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे इसमें। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनन, है ना, जनक के शरीर के धरातल से कलिक फूटने या प्रबंधक निकलने के फलस्वरूप संतान उत्पन्न होता है, ठीक है। फलस्वरूप संपन्न होता है ये प्रक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये देख रहे हैं एक कोशिकीय जीवों में मुकुलन और यहाँ बहुकोशिकीय जीवों में मुकुलन, दो एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ईस्ट देख रहे हैं, ईस्ट के ऊपर ये बड आ गया, कली आ गया, इसको बड कहा जाता है। जो उभरा हुआ भाग है ना, जैसे एक कोशिकीय जीव है ये, इसके ऊपर ये उभरा हुआ जो भाग देख रहे हैं इसको इसका बड कहते हैं, कली कहते हैं, ठीक है। बड कहते हैं या कली कह सकते हैं, कली या बड, ठीक है। कली भी कह सकते हैं, इसको बड भी कह सकते हैं, बड, बड,
ठीक है, ये मुकुल कह सकते हैं। ये कलियां क्या होंगी, ये कलियां जो होंगी धीरे धीरे विकसित होकर ये क्या करेंगे, इसके विलगाव से जब ये विलगाव होगा तो एक अलग से ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये अलग हो जाएगा, इससे ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट अलग होके इस तरह से अलग ईस्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देख रहा ना ये रचना। ठीक, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन यानी बडिंग, यानी कि इसका मुकुल निकल के इसका कली निकल के। उसी तरह बहुकोशिकीय जीव में भी देखिए, ये हाइड्रा का चित्र दिख रहा है, यह है आपका हाइड्रा। ठीक है, ये हाइड्रा जो होता है बहुकोशिकीय होता है। अब इसके अंदर देखिए इसका भी बड निकला हुआ है, ये वाला भाग जो है इसका बड है, और ये कली जो होगी अपने में वृद्धि की है ना, वृद्धि कर रहा है मुकुल। ये देखिए ऐसा हो गया, फिर इसके विलगाव से यहाँ से एक नया हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो ये होता है जो प्रक्रिया, इसको कहते हैं मुकुलन। ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन ही है। अगला प्रक्रिया है आपका अपखंडन या पुनर्जनन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन। ठीक है, तो अपखंडन क्या होता है कि इस प्रकार के जन्म में जीवों का शरीर किसी न किसी है ना कारण से दो या दो से अधिक खंडों में खंडित हो जाता है। ठीक है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को विकसित कर पूर्ण विकसित करके जीव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, विकास करके उसे पूर्ण विकसित कर लेता है। जैसे अगर आप देख रहे हैं स्पाइरोगैरा का अपखंडन, ये देख रहे हैं, ये अपने शरीर के भाग को अलग अलग खंड में बांट के ये एक नया दो स्पाइरोगैरा में ये डेवलप हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं प्लानेरिया में अपखंडन, है ना। तो ये प्लानेरिया है, ये अपने देखिए इस भाग में इधर 3 भागों में बढ़ गया ना, आगे चल के ये 3 भागों में बढ़ गया, और ये अपने खोए भाग को यानी कि इसके ये इस भाग को है ना, खोए हुए भाग को डेवलप करके नया से यहाँ से इसका पुनर्जनन हो गया, 2 नए प्लानेरिया का उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है, ये प्रक्रिया जो होता है अपखंडन, यानी इसमें क्या होता है कि जीव के शरीर है ना खंडित होकर वो अलग अलग टुकड़ों में बंटकर फिर से वो अपने खोए हुए भाग को फिर से विकास करके उसको पूरा कर लेते हैं, और फिर से उस नए व्यष्टि के रूप में जन्म ले लेते हैं। अगला प्रक्रिया है आपका बीजाणु जनन, है ना। बीजाणु जनन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन, है ना। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जैसे अगर बात करें जीवाणु, शैवाल, कवक आदि में ये है ना, बीजाणु निर्माण जो होता है अलैंगिक जनन का एक मुख्य विधि है। ठीक है, ये जो है एक अलैंगिक जनन का मुख्य विधि है। इस प्रकार के जनन में समांतर सूक्ष्म थैली जैसे बीजाणु रसधानियां होती है। देख रहे हैं बीजाणु रसधानी, ये जो चित्र में देख रहे हैं ये वाला बीजाणु रसधानियां होते हैं। इसके भीतर अनेक छोटे छोटे गोल हल्की रचनाएं होती हैं जिसे बीजाणु या स्पोर्स कहते हैं। इसमें है ना छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं है ना, वो क्या है, बीजाणु होते हैं, है ना। बीजाणु रसधानियों के चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है और नमी की कमी यानी कि सूखा, उच्च तापमान, है ना, उच्च अम्लीयता एवं उच्च क्षारीयता आदि का वातावरण में मौजूद रहना प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ठीक है, इस तरह की जो प्रतिकूल परिस्थितियां, समझ रहे ना, ये जो नमी की कमी, इन सब के कारण ये क्या होता है कि जब इस तरह का वातावरण होता है तो ये बीजाणु रसधानियां मोटी भित्ति फट जाती है। बीजाणु रसधानियां की जो मोटी भित्ति होती है ये फट जाएगी, और ये फट जाएगी तो इसमें से जो छोटे छोटे बीजाणु होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। वो बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। चूंकि बीजाणु बहुत हल्के होते हैं अतः हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन दूर दूर होता है, इसलिए हवा के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन इनका बहुत दूर दूर, फैलाव इनका दूर दूर तक होता है। भिन्न भिन्न जीवों में बीजाणु की संख्या अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न जीवों में जो होते हैं बीजाणुओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग होता है। अनुकूल जगह मिलने पर ये बीजाणु अंकुरित होते हैं तथा उसके भीतर की कोशिकाएं रचनाएं बाहर निकलकर वृद्धि करने लगती है। जब ये विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं तो इनमें पुनः जनन की क्षमता है ना पैदा हो जाती है। कहने का मतलब ये फटेंगी, ये प्रतिकूल है ना वातावरण में जाएंगी, तो ये जहां भी जाएंगी है ना इनको प्रतिकूल स्थान मिलेगा तो वहां पे ये अंकुरित होने लगते हैं, और ये फिर ये आगे की क्रिया उससे फिर पुनर्जनन का काम करने लगते हैं, और इनमें ये जनन की क्रिया चलते रहती है। जैसे इस तरह के आप ये देखे होंगे ना, ब्रेड के ऊपर कवक देखे होंगे ना, छोटे छोटे आप देखे होंगे उसके ऊपर छोटे छोटे, वो देखते ना भूरे भूरे रंग का आप देखे होंगे, उस तरह से ये फैल जाते हैं, ब्रेड को पूरी तरह से वो ढक लेते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो बीजाणु जनन ही होती है, वो स्पर फॉर्मेशन ही प्रक्रिया है, जिसके कारण उस पर छोटे छोटे कवक के रूप में आप देखते हैं ना पूरा ब्रेड भर जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। ठीक, अगला बात करते हैं पौधों में कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक
या वर्धी भाग। कायिक या वर्धी भाग कहने का मतलब जैसे उसका जड़, तना, पत्ती यानी उसके शरीर का कोई हिस्सा, ठीक है, उससे विलग और प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो जैसे अगर आप बात करें आलू की, तो आलू के ऊपर देख रहे हैं ना, इस तरह से अंकुरित कलिका निकल जाती है और वही अंकुरित कलिका आगे बढ़ के नए पौधे का निर्माण कर देती है ना। तो आलू को देखते हैं ना इस तरह से, ऐसा जब उसमें अंकुरित कलिका निकलने लगती है तो उसको काट कर हम लोग क्या कर देते हैं, बो देते हैं ना खेत में, है ना, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिसके कारण वो बढ़ के नया पौधा का निर्माण कर देता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं बायोफिलियम की पत्ती, आप कोई कोई ये देखे होंगे, सो प्लांट के रूप में भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। तो ये जो भाग होता है यहाँ से, ये जब मिट्टी के स्पर्श में जाएगा तो ये प्रतिकूल जब इसको वातावरण मिलेगा तो ये जनरेट होके, है ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और नया पौधे का निर्माण कर लेता है। अगला बात करते हैं हम लोग उत्तक संवर्धन का, है ना, संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या होता है कि इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में, है ना, ये एक तरह का कृत्रिम तरीका है, इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये कृत्रिम तरीका है, में स्वस्थ वांछनीय पौधे से उत्तक का एक छोटा सा टुकड़ा काट के ले लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी पौधा होगा उसका उत्तक का छोटा सा टुकड़ा काट कर ले लिया जाएगा। कहने का मतलब उसका टहनी हो गया, जैसे, है ना, उसका टहनी ले लिया जाएगा। ये सब जो ये उत्तक संवर्धक है, ये जैसे गुलदावदी वगैरह वाले जो पौधे होते हैं ना, गुलदावदी, ठीक है, आप देखे होंगे गुलदावदी का पौधा, ठीक है, उसमें ये किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके एक उत्तक का टुकड़ा यानी कि इसका अंग का कोई हिस्सा काट कर ले लिया जाता है ना, टहनी वगैरह ले लेंगे। इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है, ठीक है, इसे बर्तन के एक पोषक पदार्थ वाले, है ना, जिसमें पोषक तत्व मौजूद हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जो पौधों को जरूरी होते हैं, उपयुक्त तापमान, है ना, आर्द्रता एवं अन्य अनुकूल स्थितियों में उत्तक का यह टुकड़ा एक संगठित पिंड बन जाता है, जिसे कैलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इस कैलस का इस्तेमाल भावी विभाजन हेतु किया जाता है। कैलस के एक छोटे भाग को पृथक कर, है ना, कैलस के एक छोटे भाग को पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, अन्य हार्मोन युक्त माध्यम में रखा जाता है, ठीक है, जो यहाँ से विकसित एवं विभेदित होकर पादपक, है ना, बनाते हैं, पादपक बनाते हैं। यह पादपकों को जमीन में या गमले में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, यानी उसको लगा दिया जाता है, जहां से ये विकसित होकर स्वतंत्र एवं वयस्क पौधे बनाते हैं जो अपने जनक पौधे के समान होते हैं। कहने का मतलब गुलदाउदी का इस तरह से क्रिया करेंगे तो उससे जो पौधा पैदा होगा वो भी गुलदाउदी ही होगा, ठीक है, वो अपने जनकों के समान ही होगा, वो अपने जनक के जैसा ही होगा। और भी पौधा होता है, जैसे अगर बात करें सतवारी होता है, सतावरी होता है, सतावरी, ठीक है, सतावरी के भी पौधे में ऐसे देखे होंगे। तो इस तरह से जो तैयार होता है, इस विधि से जो पौधे तैयार होते हैं उसको क्लोन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोन कहते हैं, ठीक है। और ये विधि जो होती है हम लोग किसमें अपनाते हैं, तो जितने भी आप देखते हो ना नर्सरी वगैरह, उसमें इस क्लोन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, एक पूर्वजक, ठीक है, एक पूर्वजक या क्लोन भी इसे कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जनन की उस विधि जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं। जैसे वो जनन की जो विधि थी अलैंगिक, उसमें सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो व्यष्टि भाग लेते हैं, यानी कि इसमें दो भिन्न लिंग भाग लेते हैं, नर भी होता है और मादा भी होता है, ठीक है। तो नर और मादा में जो पाए जाने वाले युग्मनज है या युग्मक है वो भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब कि नर और मादा जो भाग लेंगे उसमें दो अलग अलग युग्मक भाग लेते हैं, ठीक है, युग्मक वो भिन्न भिन्न होते हैं। नर में जो पाया जाने वाला युग्मक है उसे शुक्राणु कहते हैं और मादा में पाए जाने वाला युग्मक जो है उसे अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु नर में पाए जाने वाला युग्मक है और ये मादा में पाए जाने वाले। तो ये दोनों क्या करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं ये एक दूसरे से पहले निषेचित होते हैं। ये निषेचन कब होता है, तो जब ये एक दूसरे से संलग्न होंगे, यानी कि एक दूसरे से ये संगलन होंगे, यानी कि एक दूसरे से जब जुड़ेंगे तो निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के फलस्वरूप ये निषेचन क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संगलन होता है, एक दूसरे से मिलना होता है, वो क्रिया निषेचन कहलाती है, ठीक है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे, इसको लिखेंगे भी आगे चल के, ठीक है। अब देखिए जब निषेचन की क्रिया होती है तो सबसे पहले युग्मनज बनता है। युग्मनज कहने का मतलब इसको इंग्लिश में जायगोट कहते हैं, जायगोट, ठीक है, अंग्रेज है ना, इस तरह से ZY
GOT जेट, है ना, जाइगोट होता है, जाइगोट बनता है। अब यह जाइगोट जो होगा विकसित होकर, विभाजित होकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नए वंशज का उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्रिया इस तरह से होती है। कहने का मतलब जीव जो होता है पैदा करता है ना, पैदा करता है, वो पैदा करके क्या बनाता है, नया जीव बनाता है, जो पुनः पैदा करता है और फिर जीव बनाता है। और यह प्रक्रिया, है ना, अनवरत चलते रहती है। कहने का मतलब ये अपने आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये संतान को पैदा करते रहते हैं और ये क्रिया लंबे समय तक चलते रहती है, जिससे अपनी प्रजाति का ये नए नए, है ना, और संख्या में ये वृद्धि करते हैं। तो यहां से आप देखें, दोनों में विभेद की बात करेंगे तो लैंगिक जनन में जो होता है नर और मादा दो भिन्न लिंग भाग ले रहे हैं, लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। और इस अलैंगिक में लंबा समय लगता है ना, ये जो बनने में, ये जो प्रक्रिया जो देख रहे हैं, वंशज तैयार होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ठीक है, और इसकी आयु जो होती है उनकी अपेक्षा अधिक होती है, इसका उम्र भी जो होता है, आयु भी होती है बहुत उसके अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और उसमें ज्यादा संख्या में बनता है और इसमें संख्या कम होती है। ठीक है, उसमें ज्यादा संख्या में वंशज बनता है और इसमें कम संख्या में बनती है, यही दोनों में भिन्नता है। ठीक है, तो ये कैसे जीवों में होता है, तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें ये होता है। कुछ पुष्पीय पौधे, जैसे अगर बात करें और पपीता की बात करें, तरबूज की बात करें, है ना, इन सब की बात करें, और साथ ही साथ अगर हम लोग सरसों की बात करें, मटर की बात करें, इन सब में ये होता है ना, लिख सकते हैं आपसे, मटर में, है ना, सरसों में, ठीक है, पपीता में, इन सब में ये कौन सा लैंगिक जनन की क्रिया होती है पौधे में। और जंतु में बात करें तो जंतु में आपका सब आ जाएगा, मनुष्य हो गया, मनुष्य हो गया, बहुकोशिकीय जो भी होंगे, है ना, गाय हो गया, बंदर हो गया, सब में पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग आगे समझते हैं। तो इसके आगे हम लोग इसमें देखेंगे, है ना, ये तो लैंगिक जनन में हम लोग देखेंगे। पौधे में अभी आपको बताया पौधों में भी होता है ना, तो ये पुष्पीय पौधे में होता है। तो कैसे होता है उसके बारे में आगे हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही साथ मनुष्य में कैसे होता है, इसमें कौन कौन से नर, है ना, नर युग्मक जो होते हैं, यानी शुक्राणु जो होता है कहाँ बनते हैं, अंडाणु कहाँ बनते हैं, और कैसे ये क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, वंशज का जन्म होता है। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस पार्ट को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।